ललित के साथ अपने सुंदर से घर में रहते थे। उनका एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें हर वक्त बच्चे की किलकारियां गूंजती थी। ललित अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और इसीलिए उसके माँ बाप का उसे बेशुमार प्यार भी मिलता था। एक दिन की बात है जब धर्मवीर और कावेरी ललित को लेकर घूमने जा रहे थे, पर अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उसमें कावेरी की मौत हो गई। कावेरी की मौत का धर्मवीर को गहरा सदमा लगा, पर उसने ललित की खातिर दूसरी शादी कर ली। ललित की सौतेली माँ शीला उसे जरा भी प्यार नहीं करती थी। कुछ ही समय बाद शीला का अपना बेटा हो गया और फिर उसके बाद एक बेटी भी। शीला पूरा ध्यान अपने बच्चों पर ही देती थी। सालों ऐसे ही निकल जाती। शादी करवा दो, इसके बाद घर में एक मुफ्त की नौकरानी आ जाएगी और आपका सारा काम कर देगी। इतना मैं चाहूँ ना, बस उतना ही बोला कर, समझा? अब जो काम मैंने बोला है चुपचाप जाकर कर। ललित बेचारा चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन बैठकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अब ये बता, आज शाम को खाने में क्या बनाऊं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ पकाने की। माँ, आप मेरी तरफ मत देखो, मैं कोई काम नहीं करने वाली। हाँ हाँ पता है मुझे, पर मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है माँ, जिससे आप इन सब कामों से छुटकारा पा सकती हो। अरे जल्दी से बता, कौन सा आइडिया है ऐसा तेरे पास? अपनी सौतेली बेटी की शादी करवा दो, उसके बाद घर में एक मुफ्त की नौकरानी आ जाएगी और आपके सारे काम भी कर देगी। अरे वाह, ये तूने बढ़िया दिमाग चला है। मैं अब जल्दी से इसके लिए बिल्कुल इसके जैसी ही डरपोक और गाय जैसी बीवी ढूंढ लाती हूँ। बस फिर क्या था, शीला उसी दिन से ललित के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में जुट जाती है जिसे वो नौकरानी बनाकर रख सके। काफी मेहनत और खोज करने के बाद उसे आखिरकार एक ऐसी लड़की मिल ही जाती है जो एकदम गरीब घर से थी और बिल्कुल सीधी सादी। शीला फटाफट ललित की शादी लीला से करवा देती है। लीला इस शादी से बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है, पर जैसे ही वो घर में पहला कदम रखती है तो उसका सामना शीला और शिल्पा से होता है। तू क्या सोच रही है? तेरे स्वागत के लिए कोई आरती की थाली लेकर खड़ा होगा? चुपचाप ऐसे ही अंदर जा, और ज्यादा नई नवेली दुल्हन बनने के ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझी? घर में घुसते ही ऐसी जली कटी बातें सुनकर लीला हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने पति ललित की तरफ देखती है, पर ललित भी चुपचाप सर झुकाकर खड़ा रहता है। वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मुझे माफ कर दो लीला, जो मैं चुपचाप तुम्हारी बेइज्जती होते हुए देख रहा था, पर मैं क्या करूं, इस घर में शुरू से ही सब ऐसा ही है। इस घर में मेरी जरा भी नहीं चलती, इसलिए तुम कभी भी ऐसा कुछ मत करना और हमेशा सबका कहना मानना। मुझे आप जैसा पति मिला, मैं उसी में खुश हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही दिन शिल्पा सुबह सुबह लीला को उठाने आती है। अरे ओ महारानी, अगर आपका आराम हो गया हो तो जरा घर के कामों पर नजर मार लो। हमारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं बैठे जो आकर ये सब कर जाएंगे। चलो जल्दी उठो और अपना काम संभालो। जी दीदी, मैं बस अभी आई। लीला फटाफट तैयार होकर बाहर आती है और ससुराल में पहले दिन ही उससे उसकी सास और ननद नौकरों की तरह काम करवाते हैं। बेचारी पूरा दिन बस काम ही करती रह जाती है। शाम को जब शीला, शिल्पा और कुणाल साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो लीला ललित से कहती है, अजी आप भी आइए ना, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। उठ उठ बहू, यहाँ तेरी जगह नहीं है, समझी? ललित, लगता है तूने अपनी बीवी को इस घर के कायदे कानून अभी तक बताया नहीं। कायदे कानून? लीला, वो मैं सबके खाना खाने के बाद ही खाता हूँ, और तुम भी सबके बाद ही खाना। हाँ, और वो भी हमारा बचा कुचा। लीला कुर्सी से वापस उठ जाती है। सबको खाना देने के बाद ललित और लीला के लिए कुछ बचता ही नहीं। लीला सबका बचा हुआ कुछ खाना एक प्लेट में डालती है और दोनों उसी को खाकर अपना पेट भरते हैं। लीला की जिंदगी उसकी सास और ननद ने नरक से भी बदतर बनाकर रखी थी, पर लीला बेचारी सब कुछ चुपचाप सह रही थी। एक दिन की बात है जब शीला अपनी अलमारी साफ कर रही थी और तभी वो देखती है कि उसके डब्बे से सोने का हार गायब है। वो पागलों की तरह हड़बड़ा जाती है। अरे यही तो था, इस डिब्बे में ऐसे कैसे चला गया? शीला सबसे जाकर उस हार के बारे में पूछती है, पर किसी को कुछ नहीं पता था। लीला, कहीं तूने तो मेरा हार नहीं चुराया? नहीं माँ जी, मैं तो आपकी अलमारी को हाथ भी नहीं लगाती। माँ, लीला कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो फिर कल रात को ये माँ के कमरे में अकेले क्यों गई थी? वो तो मैं माँ जी को देखने गई थी। हार इसी ने चुराया है माँ, ये झूठ बोल रही है। चुपचाप मेरा हार दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। माँ जी, मैंने हार नहीं लिया, मैं कसम खाती हूँ, आप यकीन करो मुझ पर। लीला रोती रहती है, पर उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे बेल्ट से मारने लगती है। माँ इसे मत मारो प्लीज, माँ इसे मत मारो। अरे हट, मनहूस कहीं का। अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या किया इसने? अरे ये हार तूने पहन रखा है? हाँ माँ, मैंने आपको बताया तो था कि आज मैं अपनी सहेली के फंक्शन में जाऊंगी, तो पहन लिया। अरे तो बता नहीं सकती थी क्या? चल अब अंदर चल। सब लोग वहां से चले जाते हैं। बेचारी लीला जमीन पर बैठी रोती रह जाती है। मुझे माफ कर दो लीला, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी भी जिंदगी नर्क बना दी। ऐसा मत बोलिए आप, बुरा समय हमेशा नहीं रहता, हमारा भी अच्छा समय आएगा और देखना एक दिन कोई ना कोई इनको जरूर सबक सिखाएगा। कितनी गर्मी है यहाँ पर, पता नहीं ये गाड़ी कब ठीक होगी। एक्सक्यूज मी, लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, इसलिए अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। ओके फाइन, मुझसे इतनी गर्मी तो झेली नहीं जा रही। कनिका कुणाल के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। जब तक कनिका अपने घर नहीं पहुंचती तब तक दोनों के आपस में काफी बातें होती है। जाते जाते कुणाल कनिका से उसका नंबर भी मांग लेता है। अब रोज दोनों का मिलना जुलना होता रहता है और एक दिन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुणाल कनिका के आगे शादी का प्रस्ताव रखता है और कनिका खुशी खुशी मान जाती है। कुणाल कनिका के बारे में अपनी माँ को सारी बात बताता है। हाय, मेरे बच्चे ने इतने अमीर घर की लड़की पसंद की है, तो भला मैं कैसे मना करूंगी? बेटा तू तो बस अब जल्दी से मेरी बात उसके माँ बाप से करवा दे। शीला अपने बेटे की शादी में बिल्कुल भी देरी नहीं करती और फटाफट कनिका को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। उसके स्वागत में वो थाल लिए दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। हाय, मेरी बहू कितनी सुंदर है, किसी की बुरी नजर ना लगे। शीला बड़े अच्छे से कनिका का घर में स्वागत करती है। सब उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। अगले दिन सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। कनिका भी सबके साथ बैठी होती है, पर लीला चुपचाप सबको खाना परोस रही थी। अरे भाभी, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ ना, और भैया कहाँ हैं, उनको भी बुला लो। अरे बहू, तुम इनको छोड़ो और अपने खाने पर ध्यान दो। पर इनको भी हमारे साथ खाना चाहिए ना।
कनिका, तुम हमारी चिंता ना करो, हम बाद में आराम से खा लेंगे। अभी तुम आराम से खाओ और बताओ तुम्हें कुछ और चाहिए तो। नहीं भाभी, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाते हैं। कनिका भी काफी थकी हुई थी, इसलिए वो भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। सबके जाने के बाद लीला सबका बचा खाना एक प्लेट में निकालती है और ललित के साथ जमीन पर बैठकर खाने लगती है। शादी के फंक्शन में कितनी थकावट हो गई है, ये सर दर्द जा ही नहीं रहा। अरे तो सर दर्द की दवाई ले लो ना। मैं भी यही सोच रही थी, मैं किचन से दवाई लेकर आती हूँ। कनिका अपना सर पकड़कर किचन में दवाई लेने जाती है तो वहां अपनी जेठ जेठानी को जमीन पर बैठे देख वो हैरान रह जाती है। भैया भाभी, ये आप लोग यहाँ जमीन पर बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं? अरे वो जमीन पर बैठकर खाने से खाना अच्छे से पच जाता है, बस इसलिए हम दोनों ऐसे जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। ओह ये बात है, मैंने सर दर्द की दवाई लेने आई थी, आपके पास है क्या? हाँ मैं अभी देती हूँ। लीला कनिका को दवाई देती है और फिर कनिका आराम से जाकर सो जाती है। 2 दिन में कनिका को समझ में आ जाता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। हर कोई ललित और उसकी बीवी लीला के साथ बड़ा बुरा ही बर्ताव करता है। लीला बस हर वक्त कामों में लगी रहती है और फटे पुराने कपड़े पहनती है। आखिर ये चक्कर क्या है? ये सब लोग भैया और भाभी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, जैसे वो इस घर के सदस्य ही ना हो? इस बात का पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। कनिका अकेले में लीला के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछने लगती है, पर लीला डर की वजह से कुछ नहीं बताती। कनिका फिर इस बारे में कुणाल से भी बात करती है, पर वो भी इस बारे में कोई बात नहीं करता। फिर एक दिन कनिका अपने कमरे में बैठी आराम से बुक पढ़ रही थी, तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। कनिका फटाफट बाहर जाकर देखती है तो शिल्पा लीला के ऊपर बुरी तरह चिल्ला रही थी। दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो दीदी। गलती है ये? मेरा इतना महंगा सूट चला दिया और तुझे गलती लगती है? अब इसके पैसे तेरा बाप देगा क्या? शिल्पी, ये तुम भाभी से कैसे बात कर रही हो? ये इसी के लायक है, शुक्र है अभी मां नहीं है, वरना इसकी चमड़ी उधेड़ दी थी। पर इतनी सी बात के लिए ये आपके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती है भाभी? अब आप चुपचाप मुझे सच बताओ कि ये दोनों आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आज मैं ये सच जान कर रहूंगी। मैं बताता हूँ तुमको। दरअसल ये मेरी सौतेली माँ है। मैं बहुत छोटा था जब मेरी सगी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। जब कुणाल और शिल्पी छोटे थे तभी बाबूजी ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब मैं समझ गई, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, इन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगी। नहीं कनिका, तुम इन सब में मत पड़ो, माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। मुझे वो एक उंगली भी नहीं लगा पाएंगी। आप चिंता मत करो भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना मैं सबको कैसे सेट करती हूँ। अगली सुबह जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो कनिका अपनी जेठानी से कहती है, आओ भाभी आप यहाँ बैठो और जल्दी से बताओ ये हलवा कैसे बना है। भैया अभी आओ। कनिका जबरदस्ती दोनों को कुर्सी पर बिठा देती है। भाभी आपको हमने कितनी बार बुलाया कि ये लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, लगता है आपको प्यार राज नहीं आ रहा। मैं अभी माँ को बुलाकर लाती हूँ। शिल्पी अपनी माँ को बुलाकर लाती है। लीला और ललित को डाइनिंग टेबल पर बैठा देख वो आग बुबला हो जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी बराबरी करने की? अपनी औकात भूल गए हो लगता है। कौन सी औकात की बात कर रही है माँ जी आप? भैया की वजह से आज हमारा कारोबार चल पा रहा है और भाभी की वजह से हम सब इतनी आराम की जिंदगी जी रहे हैं कि एक ग्लास यहाँ से वहां नहीं रखना पड़ता। ये घर इन दोनों की वजह से चल रहा है क्या? ये मेरे लिए कोने में पड़े उस कूड़ेदान से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी बात है तो ठीक है, आज से कारोबार बस कुणाल संभालेंगे और घर के काम आप दोनों। मैं क्यों करूंगी घर के काम? और आप होती कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाली? लगता है आप भूल गई हो कि आप इस घर की बहू हो। मुझे अच्छे से याद है शिल्पी कि मैं कौन हूँ और मैं बाकी सबको भी जल्द ही याद दिला दूंगी। बस फिर कनिका के कहने पर ललित अगले दिन काम पर जाना छोड़ देता है और लीला घर के काम करना छोड़ देती है। इस बात से सास और ननद बड़ी गुस्से में बौखला जाती है और चिल्लाती हुई लीला के पास आती है। अरे ओ महारानी, बर्तन कौन तेरी माँ कर धोएगी? ये क्या तमीज है तुम्हारी शिल्पी? तमीज से बात किया करो अपनी भाभी से। मुझे नहीं आती तमीज, समझी? ज्यादा अपनी जेठानी पर तरस आ रहा है ना तो खुद जाकर धो ले बर्तन। हम में से कोई बर्तन नहीं धोएगा, समझी? जाओ जाकर खुद धो लो। चलो भाभी हम दोनों मेरे कमरे में चलकर मूवी देखते हैं। दोनों बहुएं आराम से मूवी देखती है और कनिका दोनों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर भी कर देती है। आज पता चलेगा इन दोनों माँ बेटियों को कि काम कैसे किया जाता है। ये तुम क्यों मुसीबत मोल ले रही हो? बेकार में तुम भी इनकी बुरी बन रही हो। मैं इनकी पहले से ही बुरी हूँ भाभी। क्या मैं नहीं जानती कि ये लोग मुझे क्यों कुछ नहीं बोलते? मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास पैसा तो है ही पर उनकी पहुंच भी बहुत आगे तक है, ये इसीलिए तो चुप रहते हैं। आप ये सब छोड़ो और मजे से मूवी देखो बस। कुछ ही देर बाद कुणाल घर आता है और अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है, मुझसे नहीं होगा ये सब काम वाम। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर में ये सब मैं कैसे संभालूं? पता नहीं ललित भैया कैसे सब संभाल लेते थे, मेरा तो एक दिन में ही सर दर्द हो गया। अरे तू तो है काम चोर कहीं का। मैं काम चोर नहीं हूँ, आपने मुझे कभी काम नहीं करने दिया। आज देख लो नतीजा कि मुझे कारोबार के बारे में कुछ पता नहीं है। ललित भैया के बिना इस काम को संभालना बहुत मुश्किल है। अब पता चला आपको कि ये दोनों कोने में पड़े कूड़ेदान है या इस घर का हीरा? ये कूड़ेदान है और कूड़ेदान ही रहेंगे। अगर इन दोनों से कोई काम नहीं हो रहा है तो इनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अभी के अभी इनको अपने घर से निकालती हूँ। ये कहीं नहीं जाएंगे। कनिका प्लीज तुम कुछ मत बोलो, हम चले जाएंगे यहाँ से। कहाँ चले जाएंगे आप दोनों? लगता है आप दोनों को ये पता नहीं कि इस घर के मालिक आप दोनों हैं। क्यों माँ जी आपने बताया नहीं इनको? ये सब क्या बकवास है? इस घर की मालकिन मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। इस घर के मालिक ललित भाई है, क्योंकि मरने से पहले बाबूजी ये सब कुछ ललित भैया के नाम पर करके गए थे। शायद उनको भी पता होगा कि आप लोग उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। कुणाल तो अपनी बीवी को समझाता क्यों नहीं है? मैं क्या समझाऊं? मेरी बीवी सही बोल रही है, आपकी वजह से मैं इतना पीछे रह गया। आज मीटिंग में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अरे आप मुझे काम पर जाने देती तो आज मैं भी ललित भाई की तरह सब संभाल पाता। अब तुम भी अपनी बीवी की भाषा बोलने लगे। देखो माँ, मुझे अपनी बीवी के साथ चैन से रहने दो, और आपने जो भाई और भाभी के साथ किया है ना, वो हमारे साथ करने की तो भूल से भी कोशिश मत करना। चलो करेगा, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाना। कुणाल अपने कमरे में चला जाता है। चलो मैडम, जाकर अपने भाई के लिए चाय बना कर लाओ। और भाई के लिए ही क्यों, हम सब चाय के लिए तैयार है, लेकर आओ। मैं और तुम लोगों के लिए चाय बनाऊं?
चाय क्या खाना भी बनाओगी, वरना घर से बाहर निकाल दी जाओगी। अरे ये जैसे बोल रही है वैसे कर ले, वरना ये तो हमें घर से निकलवा देगी। अब तो इसका पति भी इसी की तरफ हो गया। शिल्पी मुंह बनाकर सबके लिए चाय बनाने जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी सबके लिए खाना बनाती है और बस डाइनिंग टेबल पर बैठने वाले थे कि कनिका उनको रोक देती है। ओ ओ माँ जी सब्र करो, भैया भाभी पहले आप लोग बैठो, उसके बाद आप बैठना माँ जी, हम आपको अपने साथ ही बैठकर खिलाएंगे, हम आपकी तरह नहीं है ना। चुपचाप शिल्पी और उसकी माँ खाना खाने लगते हैं। कनिका की वजह से ललित और लीला को घर में इतनी इज्जत मिलती है और कोई भी उनके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर पाता। ललित और कुणाल दोनों भाई साथ में काम पर जाने लगते हैं। ललित अपने भाई कुणाल को सारे काम अच्छे से सिखा देता है। घर में लीला और कनिका दोनों मिलजुल कर रहती हैं। शिल्पी और उसकी माँ को घर में कोई नहीं पूछता और एक दिन उनको अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है। वो दोनों सबसे माफी मांगती हैं।